एक नई वीडियो के साथ आज मैं फिर हाजिर हूं, आपका होस्ट दोस्त विक्रांत जोशी। आपका स्वागत करता हूं मेरे रिव्यू मास्टर में, जिसमें हम लेकर आते हैं वर्ल्ड अफेयर्स और डिफेंस की दिन भर की टॉप खबरें। तो चलिए जान लेते हैं। अपनी सबसे पहली खबर की बात करेंगे तो यूरो ड्रोन्स की तरफ से निकलकर सामने आ रही है। ये यूरोपियन देशों का, या आप कह सकते हैं कि टॉप के 4 देशों का एक ऐसा प्रोग्राम है जो कि एक मीडियम एल्टीट्यूड लॉन्ग एंडोरेंस रिमोटली पायलट एयरक्राफ्ट सिस्टम बनाना चाहता है। यानी कि आप कह सकते हैं कि माले यूएवी बनाना चाहता है। इसमें 4 देश जो शामिल हैं वो फ्रांस, जर्मनी, इटली और स्पेन हैं। जर्मनी की कंपनी एयरबस, इसके अलावा इटली की लियोनार्डो, फ्रांस की डसॉल्ट एविएशन और स्पेन की भी एयरबस। ये चारों कंपनियां मिलके एक प्रोग्राम कर रही हैं जिसको यूरो ड्रोन का नाम दिया गया है। अगस्त 2024 में एक फॉर्मल प्रपोजल भारत की तरफ से इस ग्रुप को ज्वाइन करने का किया गया था और अब इस प्रपोजल को अप्रूव कर दिया गया है। यानी कि भारत को एक लेटर दे दिया गया है कि आप भी इस ग्रुप के साथ या इस यूरो ड्रोन प्रोग्राम के साथ जुड़ चुके हैं एक ऑब्जर्वर देश की तरह। इससे पहले जापान के द्वारा भी ऑब्जर्वर देश की तरह इस प्रोग्राम को ज्वाइन किया गया है। ऑब्जर्वर देश के तरह ज्वाइन करने का मतलब ये है कि प्रोडक्शन वगैरह भारत के अंदर नहीं होगा और ना ही भारत इसमें कोई इंटेलेक्चुअल राइट रखेगा। हाँ, भारत को ये ड्रोन भविष्य में मिलेंगे क्योंकि एक्सक्लूसिवली इस ग्रुप को ही ये ड्रोन मिलने वाले हैं जो ग्रुप इसको ज्वाइन करा होगा। ये जो 4 देश थे इनके द्वारा इसमें पैसे लगाए जाने थे, दिमाग लगाया जाना था, प्रोडक्शन फैसिलिटी लगाई जानी थी और ये ड्रोन बनाया जाना था। भारत इसको ज्वाइन करके ये कह रहा है कि भाई हम भी पैसा तुम्हें देंगे। कुछ $7.5 बिलियन का ये प्रोग्राम है जिसमें कि भारत भी अब पैसा लगाएगा। हाँ, ये हो सकता है कि पैसा उतना ही लगाया जाए जितने की ड्रोन्स की हम आगे रिक्वायरमेंट रखेंगे उनके सामने, पर भारत को पैसे तो लगाने ही पड़ेंगे। हाँ, शोध कार्य में भारत का कोई भी योगदान नहीं होगा। इस ड्रोन को जो पहली बार उड़ाने की जो टाइमलाइन रखी गई है वो 2026 रखी गई है। इसके मास प्रोडक्शन स्टार्ट करने की जो टाइमलाइन रखी गई है वो 2028 रखी गई है। हो सकता है 2030 तक भारत को ये प्राप्त हो जाए। अब बात यह है कि भारत को इस प्रोग्राम को ज्वाइन करने की क्यों आवश्यकता पड़ी, या भारत के पास तो ड्रोन और भी मिल रहे हैं हमें, इस प्रोग्राम को ज्वाइन करके हमें ड्रोन क्यों लेना है। असल में बात यह है कि ये जो ड्रोन है वो ट्विन इंजन वाला ड्रोन है जो कि बहुत ज़्यादा क्षमता, पेलोड ले जाने की क्षमता रखता है। लगभग 2.5 टन से ज़्यादा पेलोड ले जाने की क्षमता रखता है। अभी हम लोग MQ-9 रीपर जो ले रहे हैं वो 1.7 टन के आसपास की ले जाने की क्षमता रखता है, पर ये ड्रोन बहुत ज़्यादा लोड ले जा सकते हैं। हाँ, इनका एंडोरेंस MQ-9 रीपर से थोड़ा कम है, पर ख़ास बात यहाँ पर यह है कि ये आज की टेक्नोलॉजी से लैस एक ड्रोन होगा। जो MQ-9 रीपर है वो 20-25 साल पुरानी टेक्नोलॉजी है जिसमें कि अपग्रेडेशन कर करके उसका आज तक काम चलाया जा रहा है। इवन US भी उसको अब ऑब्सलीट कर चुका है और धीरे धीरे अपने नए ड्रोन सामने ला चुका है, पर वो भारत को ऐसे नहीं बेच रहा है। भारत अगर कोई एकदम नए जनरेशन का प्रोडक्ट चाहिए, नए जनरेशन का डिफेंस प्रोडक्ट चाहिए, तो उस प्रोग्राम से जुड़ना ही पड़ेगा शुरुआत से, और तभी जाके भारत को वो ड्रोन्स मिल पाएंगे। तो क्या भारत के अंदर जो ड्रोन बन रहे हैं उन ड्रोन का भविष्य अब कुछ नहीं है? उनका भी भविष्य है। एक होता है ना कि कोई सबसे टॉप क्लास हथियार, उसके बाद उससे नीचे का हथियार, उसके बाद उसके नीचे का हथियार। जहाँ सुई की ज़रूरत पड़ती है वहाँ हम संभल इस्तेमाल नहीं करते हैं। जहाँ पर अत्याधुनिक ड्रोन की आवश्यकता पड़ेगी वहाँ हम छोटे ड्रोन से काम नहीं चला सकते। जहाँ छोटे और कम पैसे वाले ड्रोन की आवश्यकता पड़ेगी तो वहाँ हम अत्याधुनिक ड्रोन अपने डिप्लॉय नहीं करेंगे। कुल मिला के ये है कि अगर ऑब्जर्वर की तरह भारत ने इस प्रोग्राम को ज्वाइन कर लिया है तो भारत को आगे आने वाले समय में एक अत्याधुनिक हथियार मिलेगा। प्रॉब्लम यहाँ पर यह है कि इसका जो एक ड्रोन का मूल्य बताया जा रहा है वो $100 मिलियन बताया जा रहा है, जबकि MQ-9 रीपर हमें इसकी 1/3 दाम पे प्राप्त हुआ है। पर वहीं जानकारों का ये कहना है कि MQ-9 रीपर 20-25 साल पुरानी टेक्नोलॉजी है और ये यूरो ड्रोन जो होगा वो नई टेक्नोलॉजी पर बेस होगा। इसकी खास बात ये भी होगी कि इसका जो कम्युनिकेशन है, अगर डसॉल्ट एविएशन इससे जुड़ रहा है तो हमारे डसॉल्ट के राफेल के साथ आसानी से इसका कम्युनिकेशन हो सकेगा। ये क्योंकि यूरोपियन प्रोग्राम है तो नाटो के जितने भी हथियार हैं उससे ये कम्युनिकेट कर सकेगा। US के हथियारों से कम्युनिकेट करने के लिए हो सकता है नया सिस्टम इसमें लगाना पड़े। यहाँ पर खास बात ये भी है कि ये चारों देश मिलके एक नया ड्रोन इसलिए डेवलप कर रहे हैं क्योंकि अभी तक US के ड्रोन की मोनोपोली
यूरोपियन देशों में रही है और इनके द्वारा भी यूएस के ड्रोन इस्तेमाल किए जाते हैं या कुछ जगह में इजरायली ड्रोन भी इस्तेमाल किए जाते हैं। बट ये चारों देश यूएस से दूर जाना चाहते हैं, उन पर डिपेंडेंसी कम करना चाहते हैं और इजरायली ड्रोन पर भी डिपेंडेंसी कम करना चाहते हैं। भारत को भी इस तरह की चीज़ें करनी चाहिए। हम किसी एक देश पर डिपेंडेंट नहीं रह सकते हैं और कोई अत्याधुनिक टेक्नोलॉजी से लैस कोई नया प्रोडक्ट हमें प्राप्त हो तो ज़रूर उसमें भागीदारी अपनी निभानी चाहिए। इससे पहले हम लोग रशिया के साथ SU-57 में अपनी भागीदारी निभाना शुरू किए थे, पर बाद में हम लोग बैकआउट हो चुके थे। हो सकता है भारत को ये इतना ज़्यादा महत्वपूर्ण या इतना ज़्यादा वैल्यू फॉर मनी ना लग रहा हो, पर यहाँ पर भी हम ऑब्जर्वर की तरफ ज्वाइन करे हुए हैं। आगे देखते हैं इस प्रोग्राम से भारत कब तक जुड़ा रहता है, इसका लाभ हमें मिलता है या नहीं। आपका क्या कहना है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। बात कर लेते हैं हमने प्रोजेक्ट 75I, जो कि एक सबमरीन बनाने का प्रोजेक्ट है जिसमें कि AIP सिस्टम लगा हो, कन्वेंशनल सबमरीन ये होगा। इसमें ये बताया जा रहा है कि लार्सन एंड टुब्रो, जो कि स्पेन की कंपनी नवंतिया के साथ संयोग करके भारत के इस प्रोजेक्ट में भाग लिया था, टेंडरिंग में भाग लिया था, उसको डिफेंस मिनिस्ट्री की तरफ से नॉन कंप्लायंट पाया गया है और इसका अब जो टेंडरिंग में जो अपना मसौदा था या इसकी बिडिंग थी उसको अब निरस्त कर दिया जाएगा। इसका मतलब ये है कि अब एकमात्र कंपनी या एकमात्र जो बिडर है वो टाइसन ग्रुप और जो माझगांव डॉक लिमिटेड का एक कोलैबोरेशन है, जॉइंट वेंचर है, वही सबमरीन अब इसके लिए एकमात्र बिडर रह जाता है। यहाँ पर प्रॉब्लम ये है कि एकमात्र बिडर रहने की स्थिति में कोई भी टेंडर को आगे खारिज भी किया जा सकता है। प्रॉब्लम यहाँ पर यह है और हो सकता है कि डिफेंस मिनिस्ट्री दूसरे कंटेंडर नहीं आ पा रहे हैं तो हो सकता है कि इसको आगे भी चलाए, पर यहाँ पर ज़्यादा संभावना इसके खारिज होने की ही लग रही है। अब देखते हैं इसका भविष्य क्या है। इस प्रकार के सबमरीन को, जिसको कि भारत को बहुत ज़्यादा और जल्द ही आवश्यकता थी, जिसकी टेंडरिंग प्रोसेस में भी जल्दी करी गई थी, यहाँ पर अधर में लटका हुआ दिखाई दे रहा है। आपका क्या कहना है इस पर कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। बात कर लेते हैं पाकिस्तान के ISI चीफ की ढाका यात्रा की। बांग्लादेश की यात्रा हुई है ISI चीफ के पाकिस्तान की। आसिम मलिक, जो कि लेफ्टिनेंट जनरल हैं, ISI चीफ हैं उनके पाकिस्तान के, वो बांग्लादेश के 2 नंबर के जनरल से जाकर मिले। ये जनरल पाकिस्तान भी पहुंचा हुआ था और वहां पर आसिफ मुनीर से जाकर मिला था और अब जाके ISI चीफ की बांग्लादेश यात्रा हो रही है। क्लियर देखने को मिल रहा है कि इंटेलिजेंस शेयरिंग की बात यहाँ पर चल रही होगी और क्लियर यहाँ पर देखने को मिल रहा है कि आतंकवाद को बढ़ाने का प्रयास किया जाएगा। यहाँ पर हमें ये भी जान लेना चाहिए कि जैसे ही शेख हसीना की गवर्नमेंट गई है, बांग्लादेश का पाकिस्तान से जो प्यार है वो बहुत ज़्यादा उमड़ के सामने आ रहा है। इतनी ज़्यादा विजिटें हो रही हैं। बांग्लादेश एक तरह से भारत को ये दिखाना चाहता है कि तुम हमें शेख हसीना नहीं दोगे तो हम तुम्हारे दुश्मन से जाकर हाथ मिला लेंगे। और मुझे तो ये लगता है कि 2 भिखारी हाथ अगर जोड़ भी लें तो किसी अमीर देश या बड़े देश का कुछ बिगड़ना है नहीं। इनका जो रिलेशन है वो बहुत आगे जाना नहीं है क्योंकि मानसिकता दोनों की अलग है। हाँ, आतंकवाद फैलाने में दोनों की ही एक तरह की मानसिकता है, पर बात यहाँ पर यह है कि जिस देश ने ये सारा चीज़ें किया है US, वहाँ पर गवर्नमेंट हो चुकी है चेंज। अब आगे किस तरह से बांग्लादेश और मोहम्मद यूनुस का जो भविष्य है वो रचा जाता है, ये देखने वाली बात है। पर मुझे यहाँ पे लगता है कि पाकिस्तान के साथ जो बांग्लादेश मित्रता खेल रहा है वो केवल भारत को भड़काने के लिए और भारत को डाउन करने के लिए कि भाई हमें शेख हसीना दे दो, हम ये सारी चीज़ें छोड़ देंगे, ये सब चीज़ करने के लिए कर रहा है। आपका क्या कहना है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। बात कर लेते हैं सैफरन की, जो कि फ्रांस की एक कंपनी है। इसके द्वारा भारत के गगनयान प्रोजेक्ट से जुड़कर और भारत की प्राइवेट सेक्टर की जो स्पेस सेक्टर की कंपनियां हैं उनसे जुड़कर ये माना जा रहा है कि इनका रेवेन्यू 70% तक बढ़ जाएगा। यानी कि सैफरन का जो व्यापार है वो भारत के अंदर 70% तक बढ़ने की संभावना है। आपको जान के आश्चर्य होगा कि गगनयान प्रोजेक्ट से सैफरन भी जुड़ा हुआ है और गगनयान प्रोजेक्ट में सैफरन भी हमारा हाथ बटा रहा है। इसके अलावा भारत की कुछ कंपनियों को सैफरन की तरफ से ख़रीदा गया है, कुछ स्पेस सेक्टर की कंपनियों को सैफरन की तरफ से ख़रीदा गया है, जिससे कि भारत के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा सैफरन अब जुड़ना चाह रहा है। इससे पहले एरियन 6 रॉकेट, जो कि एयरबस के साथ डेवलप किया गया है, इसमें सैफरन का भी बहुत बड़ा हाथ है और एरियन स्पेस के द्वारा इस रॉकेट का इस्तेमाल किया जाता है। तो सैफरन भी भारत की जो स्पेस सेक्टर की उड़ान है उसका फ़ायदा उठाना चाह रहा है और हो सकता है कि इससे भारत को भी फ़ायदा हो, अच्छी टेक्नोलॉजी भारत को भी प्राप्त हो। आपका क्या कहना है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। आज के इस वीडियो के लिए बस इतना ही। आशा करता हूँ कि वीडियो पसंद आया होगा। आप इसको एक बड़ा थम्स जरूर देंगे। इस वीडियो संबंधी सवाल सुझाव हो कमेंट बॉक्स में जरूर लाइएगा और यदि आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया उसे भी कर लीजिए, क्योंकि हम इस प्रकार की वीडियो लाते रहते हैं। नमस्कार, थैंक यू, जय हिंद।